नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच कहें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली और असली चिंगारी थी। एक ऐसे गुमनाम नायक की कहानी जिन्होंने इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं बाबा तिलका मांझी की। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। अब जब भी आज़ादी की लड़ाई का जिक्र आता है तो हमारा ध्यान सीधे 1857 के विद्रोह पर जाता है ना। इतिहास की किताबों में भी यही लिखा है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। वास्तविकता यह है कि आज़ादी की असली लड़ाई 1857 से कई दशकों पहले ही घने जंगलों और पहाड़ों के बीच शुरू हो चुकी थी। तो आइए सबसे पहले इस 1857 से पहले की क्रांति को समझते हैं। झारखंड और बिहार के आदिवासी समाजों में अगर आप जाएं तो वहां इस महान शख्सियत को आज भी बेहद सम्मान के साथ आदि विद्रोही कहा जाता है। आदि विद्रोही का सीधा सा मतलब है प्रथम विद्रोही, यानी वो पहला योद्धा जिसने दमनकारी ताकतों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। अब देखते हैं कि इस प्रथम विद्रोही का जन्म कैसे और कहाँ हुआ। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनका जन्म 11 फरवरी 1750 को तिलकपुर गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम जाबरा पहाड़िया था और उनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जड़ें पहाड़िया और संथाल यानी मुर्मू दोनों आदिवासी समुदायों से गहराई से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से वो आगे चलकर पूरे क्षेत्र के सर्वमान्य नेता बन सके। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है उनका ये नाम तिलका मांझी। दरअसल ये कोई जन्म का नाम नहीं था, बल्कि ये उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। तिलका का मतलब होता है एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखें गुस्से से लाल हों, और आदिवासी समाज में मांझी गांव के मुखिया को कहा जाता है, यानी एक ऐसा नेता जो अपने लोगों पर हो रहे अन्याय को देखकर गुस्से से उबल रहा हो। बचपन से ही वे काफी अलग थे। वे एक कमाल के तीरंदाज थे, घने जंगलों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे और पेड़ों पर चढ़ने से लेकर युद्ध कला तक में माहिर थे। लेकिन इन शारीरिक खूबियों से भी बड़ी एक चीज थी जो उनके अंदर पल रही थी, अन्याय और शोषण के खिलाफ एक गहरी नफरत। वे अपने लोगों को दर्द में नहीं देख सकते थे, और उनके इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनी ब्रिटिश उत्पीड़न और अन्याय। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके में अपने पैर पसारे, आदिवासियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। सदियों से जो जंगल उनके थे उन पर कब्जा कर लिया गया, उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन ली गईं और जमींदारों के जरिए उनका भयानक आर्थिक शोषण शुरू हुआ। ये सिर्फ कुछ नीतियां नहीं थीं, ये उनकी पूरी जीवन शैली पर एक सीधा हमला था। लेकिन सब्र का बांध तब टूटा जब 1770 का साल आया। ये वो साल था जब एक भयानक अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने को मोहताज थे, भुखमरी से मर रहे थे। लेकिन क्या अंग्रेजों को कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। वे लगातार और निर्दयता से टैक्स वसूलते रहे। बस यही वो पल था जब तिलका मांझी का धैर्य टूट गया और उनका गुस्सा एक संगठित आंदोलन में बदल गया। यहीं से शुरुआत होती है साल के पत्तों और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति की। अब चुनौती थी कि दूर दराज के गांवों को एकजुट कैसे किया जाए। इसके लिए एक बेहद अनूठा और शांत तरीका अपनाया गया, साल का पत्ता। गांव-गांव साल के पत्ते भेजे जाने लगे। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं था, ये एक संदेश था जिसका मतलब था अब अन्याय सहना नहीं है। और देखते ही देखते हजारों आदिवासी इस विद्रोह का हिस्सा बन गए। अब यहां सबसे कमाल की बात यह है कि उन्होंने किसी आम सेना की तरह आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। घने जंगलों में छिपकर रहना, अचानक तीरों की बारिश करना, अंग्रेजों की रसद यानी सप्लाई लाइनें काट देना और फिर रात के अंधेरे में गायब हो जाना। अंग्रेजों की समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। और इस पूरे विद्रोह का सबसे बड़ा निशाना था ऑगस्टस क्लीवलैंड। ये वो क्रूर ब्रिटिश अधिकारी था जो भागलपुर इलाके में आदिवासियों पर जुल्म ढा रहा था। उसे रास्ते से हटाना ब्रिटिश साम्राज्य के गुरूर को तोड़ने के बराबर था। और फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज वो वाकया हुआ। एक पेड़ के ऊपर छिपकर एक अचूक और घातक तीर चलाया गया। तीर सीधा क्लीवलैंड को जा लगा और वो अपने घोड़े से जमीन पर आ गिरा। इस एक घटना ने पूरी ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैला दी। सोचिए, एक आदिवासी योद्धा ने अंग्रेजों के इतने बड़े अफसर को मार गिराया था।
लेकिन इस बड़ी जीत के बाद शहादत और एक अमर विरासत का अध्याय शुरू हुआ। क्लीवलैंड की मौत से बौखलाए अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक बहुत ही लंबे और कड़े संघर्ष के बाद तिलका मांझी को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया और इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। उन्हें घोड़े से बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया और उन पर भयानक अमानवीय यातनाएं दी गईं। साल था 1785। इसी साल भागलपुर में हजारों लोगों के सामने उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। वे इस क्षेत्र के पहले शहीद स्वतंत्रता सेनानी बन गए। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने बगावत की आवाज को दबा दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि असल में उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी है जो अब बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि उनकी शहादत ने इस आग को और भड़का दिया। इसके बाद आदिवासी विद्रोहों की एक पूरी सदी शुरू हो गई। कोल विद्रोह हो, संथाल हूल हो, बिरसा मुंडा का आंदोलन हो या फिर आगे चलकर झारखंड आंदोलन, ये सभी उसी रास्ते पर आगे बढ़े जो तिलका मांझी ने बनाया था। वे एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरी क्रांति का बीज बन गए। तो हमें यह समझना होगा कि उनकी ये पूरी लड़ाई आखिर थी किस लिए। ये महज अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी जल, जंगल और जमीन के बुनियादी अधिकारों के लिए। ये लड़ाई थी आदिवासी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और हर तरह के शोषण को जड़ से खत्म करने के लिए। आज इतने सालों बाद उनकी इस महान विरासत को पूरा सम्मान दिया गया है। 1991 में उनके नाम को अमर करते हुए भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। आज भी बिहार और झारखंड के कई संस्थान उनकी इस अदम्य वीरता की गवाही देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें खुद से एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछना चाहिए। क्या भारत में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई का इतिहास बाबा तिलका मांझी के नाम और उनके इस महान बलिदान के बिना कभी पूरा हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।